हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 43 के बारे में। और हिंदी की ये सीरीज दोस्तों हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक दोस्तों 42 पार्ट्स दोस्तों कर चुके हैं। और इन 42 पार्ट्स में हमने यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के एग्जाम्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, वो आपको करवाए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और अभी दोस्तों आपको पता है कि हम यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, और उससे संबंधित एक्सप्लेनेशन मैं आपको हर क्वेश्चन में बताते हुए चल रहा हूं। तो हमने दोस्तों 74 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में बात कर ली थी। आज हम 75 से लेकर 100 तक प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, और सभी प्रश्नों को दोस्तों हम डिटेल से पढ़ने वाले। तो यूके पीएससी एई का जो एग्जाम पेपर हुआ था, जिसमें 100 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, वह 100 के 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 100 प्रश्नों से हमने दोस्तों 1000 से ज़्यादा पॉइंट आपको बता दिए होंगे, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको सारी वीडियो जरूर देखनी है, जो कि आपके आगामी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, इसी के साथ में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियोज रहने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड करें दोस्तों। वहाँ पे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, और उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अनेक का तात्पर्य क्या है, यानी कि अनेक का तात्पर्य है क्या, वन से, सेना से, अवनी से, या फिर सुरपति से। तो अवनी का अनेक का जो तात्पर्य दोस्तों वो होता है किससे, सेना से। अनेक का तात्पर्य क्या है, सेना। और अनेक आप ये कह सकते हैं कि क्या है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना के ही कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, फौज, समूह, झुंड, युद्ध, संग्राम और लड़ाई। ठीक है, तो ये क्या है, सेना के पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही वन है दोस्तों, तो वन के पर्यायवाची भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जंगल हो गया, अरण्य हो गया, कानन हो गया, कांतार हो गया, विपिन हो गया, यह क्या है, वन के पर्यायवाची शब्द है। अवनी की बात करें दोस्तों, तो अवनी किसका है, धरती का पर्यायवाची, यानी कि भूमि का पर्यायवाची शब्द है क्या, अवनी। ऐसे ही भूमि के अन्य पर्यायवाची क्या है, अवनी, भूमि, भू, धरा, धरिणी, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, आपके अवनी के यानी कि भूमि के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे सुरपति की बात करें दोस्तों, तो सुरपति किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र या देवराज का पर्यायवाची शब्द है क्या, सुरपति। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है क्या, अजात शत्रु। देखिए दोस्तों दो चीजें हैं, अजात शत्रु होता है, अज्ञात शत्रु नहीं होता है। तो जल्दीबाजी में कभी कभी हम क्या करते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, अजात शत्रु, इसको ही अज्ञात शत्रु को अजात शत्रु पढ़ लेते हैं, बाकी ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान से हिंदी में सारे ऑप्शंस को देखना होता है, हिंदी में ही या सारे सेक्शंस में। ठीक है, तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, अजात शत्रु होता है। ठीक है, अब देखिए और शब्दों की भी मैं बात करता हूँ। एक है क्या, अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु का मतलब क्या होता है, जो शत्रु ज्ञान न हो, यानी कि जिस शत्रु में ज्ञान न हो उसे बोलता है अज्ञात शत्रु। और जो जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। ऐसे होता है दोस्तों कि आजानुबाहु। आजानुबाहु क्या होता है, जिसकी बाहु जांग तक लंबी हो, यानी कि जिसके हाथ क्या हैं, घुटने तक लंबे हो, उसे बोलते हैं आजानुबाहु। ठीक है, ऐसे ही होता है अजात पूर्व। अजात पूर्व क्या होता है दोस्तों, कि आप ये कह सकते हैं किसी भी जिसका मतलब पूर्व की बात है, पूर्व की बात है, आप अजात पूर्व से कह सकते हैं। ठीक है, पूर्व की बात है एक हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक होता है क्या, अगोचर। जिसको अपनी इंद्रियों का ज्ञान ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसे अगोचर बोलते हैं। ऐसे ही जैसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती है उसे अक्षम बोलते हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी संभावना होती है ना, तो वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाती है, या उपमेय में उपमान के संभावना को व्यक्त किया जाता है, या उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की दोस्तों एक खासियत होती है कि इसकी पंक्तियों में मनु, जनु, मानो, मानहु, जानहु, जानो, इव, ज्यों, निश्चय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी पंक्तियों में इस प्रकार के शब्द आपके आते हैं। ठीक है, तो ज्यों का इस्तेमाल जहाँ पे हो रहा हो, या मानो, मनु, जानो, जनहु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहाँ पे हो रहा हो, वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती
है। आपको ये पॉइंट दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, अर्थालंकार का आपका भेद होता है, ठीक है, अर्थालंकार का भेद है क्या आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक और पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है, जब उपमेय में उपमान के होने का अभेद्य आरोप किया जाता है, यानी कि जब ये कहा जाता है कि उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं, या दोनों में जो भिन्नता होती है उसको छुपाया जाता है, या उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा और रूपक में ये अंतर है, उत्प्रेक्षा में क्या होती है, संभावना होती है, जबकि रूपक में क्या कहा जाता है कि उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से जहाँ पे आरोप किया जाता है वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होता है, याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे कुछ और शब्द भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक शब्द होता है आपका अल्पज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता है या जो कम जानता है उसको बोलते हैं क्या, अल्पज्ञ, ठीक है। मर्मज्ञ और सर्वस्व ये तो अलग शब्द है आपके, ठीक है। ऐसे ही शब्द होता है दोस्तों क्या, महात्मा, ठीक है, जिसकी आत्मा महान होती है उसके लिए कहते हैं क्या, महात्मा, ठीक है। जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, तो मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। बाकी ऐसे मर्मज्ञ आप ये कह सकते हैं कि मर्म का ज्ञाता, मतलब किसी भी चीज़ को जो मर्मता के साथ में जानता हो उसे मर्मज्ञ उसके लिए कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही सर्वस्व जो आप ये कह सकते हैं सब कुछ जानता है के लिए तो सर्वज्ञ होता है, तो सर्वस्व ऐसा कोई भी पर्टिकुलरली इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, साकार शब्द का विलोम क्या होगा, आकार, विकार, अनाकार या फिर निराकार। तो साकार शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है निराकार। साकार का मतलब होता है जिसका आकार होता है, और निराकार का मतलब क्या होता है कि जिसका आकार ही नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, निराकार, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों विकार होता है, तो विकार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अविकार होता है। विकार का क्या होता है, अविकार होता है। साकार का क्या होता है, निराकार होता है, ठीक है। ऐसे ही अपकार का क्या होता है, उपकार होता है, ठीक है, अपकार का उपकार होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ग्रह, आलय, ग्रह या फिर सदन। आप देखिए यह ग्रह और ये ग्रह, ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, तो हिंदी में आपको ध्यान रखना है यूकेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है ग्रह, ग्रह यानी कि ये वाला ग्रह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। ग्रह के मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि घर का पर्यायवाची नहीं है, तो ये ग्रह जो है ये तो आपका अंतरिक्ष हो गया, ठीक है। ये ग्रह आपका घर का पर्यायवाची होता है, आलय भी घर का पर्यायवाची होता है, और सदन भी आपका घर का पर्यायवाची होता है। ये जो ग्रह है दोस्तों आपको पता होगा सौरमंडल के ग्रह, अंतरिक्ष के ग्रह, तो ये ग्रह वह वाले ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ग्रह नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। कौन कौन से हैं, ग्रह है, घर का पर्यायवाची ग्रह होता है, आलय होता है, सदन होता है, भवन होता है, धाम होता है, निकेतन होता है, गेह होता है, ये सभी आपके घर के पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से यण संधि का उदाहरण है, यद्यपि, निष्फल, शिवालय या महोत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, यद्यपि आपका यण संधि का उदाहरण है। यद्यपि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि, यदि धन अपि, अगर दोस्तों ई उ या री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो ई के बाद में अन्य स्वर आता है तो वो य बन जाता है, उ के बाद में अन्य स्वर आता है तो वो बन जाता है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इसका एक नियम होता है, य व र ल के पहले अगर कोई भी आधा वर्ण होता है तो वहाँ पर भी हमारी क्या होती है, यण संधि होती है। जैसे कि अन्वेषण हो गया, अनुधनेषण, अन्वेषण, या ये भी हमारी यण संधि है। अध्याय होगा, अधिधन आय, अध्याय, ये भी हमारी क्या है दोस्तों, यण संधि है, ठीक है। तो यद्यपि आपका क्या है, यण संधि का उदाहरण है। अब निष्फल की बात करें दोस्तों, तो निष्फल क्या होता है, निस धन फल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निस क्या है, इसका उपसर्ग होता है, ठीक है। तो निस उपसर्ग से मिलकर बना होता है क्या, निष्फल, ठीक है। ऐसे शिवालय की बात करें दोस्तों, तो शिव धन आलय, और धन आ बराबर आ, शिवालय, तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है शिवालय में, ठीक है। ऐसे महोत्सव, महाधन उत्सव, क्या महाधन उत्सव, आ धन उ बराबर ओ होता है, तो महोत्सव में भी क्या होती है हमारी गुण स्वर संधि होती है। और या आ के बाद में ई उ या री में से कोई आता है वहाँ पर हमारी क्या होती है, गुण संधि होती है। तो ये जो आपका महोत्सव है यहाँ पर क्या आपकी गुण संधि है, क्योंकि आ के बाद में उ आ रहा है, महाधन उत्सव, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यह पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, या अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है, तो कुछ, कोई, कुछ दोस्तों यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यह प्रयोग किया जाता है कि उसने कुछ नहीं खाया। जहाँ पर अनिश्चितता का बोध होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यह भी कह सकते हैं जिस सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, जैसे कि कोई या कुछ, वहाँ पर क्या होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह और वह, यह निश्चयवाचक होता है। यह कार मेरी है,
वह कार मेरी है, इस प्रकार से, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, ठीक है। अब ऐसे ही कोई आ रहा है, वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है, कौन, क्यों, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो अपने लिए प्रयोग, मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा, या मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, या मेरा, या मुझे, हमारा निजवाचक के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऐसे ही संबंधवाचक एक सर्वनाम होता है, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे ही एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, कि मैं, हम, तुझे, तू, तुम, इस टाइप से, ठीक है। याद रखना है आपको, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों एक कविता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला में बितमाला के लहलचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीत चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। तो यह जो कविता है दोस्तों, यह पुष्प की अभिलाषा कविता ही है, और यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक प्रसिद्ध कविता है। क्या? पुष्प की अभिलाषा, यह एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और यह काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों यह रचना है, और आप लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में यह कविता पढ़ी होगी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह रचना है, ठीक है। याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का दोस्तों आपको याद रखना है कि 1963 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा पॉइंट इनसे याद रखना है आपको कि इनकी दोस्तों 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनकी जो रचना है हिम तरंगिणी के लिए। और यह प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है कि हिम तरंगिणी रचना किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और दोस्तों मैंने आपको व्यक्तित्व वाला पोर्शन भी करवा रखा है इस सीरीज में, तो आप पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वहाँ से आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों ये सारे, ठीक है। ऐसी एक और दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी जो है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, आपको याद रखना है तो अगर रख सकते हैं, पथिक। पथिक इनकी प्रसिद्ध रचना है। और गोस्वामी तुलसीदास और उनकी जो कविता है, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ऐसी रामधारी सिंह दिनकर, इनका दोस्तों एक रामधारी सिंह दिनकर होते हैं, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं हमारी। क्या? उर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, रेणुका हो गया, और रश्मिरथी हो गया। यह रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, जैसे मैं, वह, वे, तुम, अपने। और हिंदी में मूलतः सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है, आपको याद रखनी है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, क्या और कुछ, ठीक है। और ये तो हो गया सर्वनाम। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। अव्ययी क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें लिंग वचन के कारण, रूप के कारण कोई भी विचार, या काल कारक के कारण कोई विचार पर उत्पन्न नहीं होता है, या कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्रिया जहाँ पे कर्म के होने का बोध बताया जाता है। और समास आपको दोस्तों पता ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अजय तो डैश 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 है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। अजय तो जी चुराना है, नहीं हो सकता। अजय तो ढंढोरा पीटना है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता, नहीं। अजय तो घोड़े बेचकर सोना है। अजय तो किताबी कीड़ा होना है। अजय तो किताबी कीड़ा होना है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? अजय तो किताबी कीड़ा है होगा, किताबी कीड़ा होना नहीं होगा। अजय तो किताबी कीड़ा है जो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा किताबी कीड़ा, ठीक है। याद रखना आपको, ठीक है। किताबी कीड़ा होने का अर्थ होता है क्या? पुस्तकों में ही खोए रहने वाला, ठीक है। और मेनली आप ये मुहावरा कह सकते हैं। किताबी कीड़ा होना है क्या है? मुहावरा है। और मुहावरा दोस्तों आपका अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। याद रखना है। आपकी लोकोक्ति क्या है? आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। ऐसे जी चुराना का मतलब क्या होता है? कुछ काम करने से भागना। ढिंडोरा पीटना का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला करना या पहले ही घोषणा कर देना। घोड़े बेचकर सोना का क्या मतलब होता है? निश्चिंत होना, ठीक है। और किताबी कीड़ा होना का मतलब क्या होता है? कि अभ्यास करना, या आप ये कह सकते हैं किताबी कीड़ा होने का मतलब क्या है? कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना, पुस्तकों में ही खोए रहने वाला, ठीक है। याद रखना आपको, अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो अंबर घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? पूछा गया है। अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पे दोस्तों? रूपक अलंकार है, ठीक है। याद रखना, रूपक अलंकार का ये उदाहरण है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, ठीक है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, या अवैध रूप से आरोप कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया जैसे कि मुख चंद्रमा है, ठीक है। ऐसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, ये हमारा क्या होता है? रूपक अलंकार होता
है, ठीक है। अलंकार मतलब क्या होता है, आभूषण होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, याद रखना है। अतिशयोक्ति में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार में किसी की तुलना की जाती है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, दशाब्दी या फिर शतक। ये दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि 10 वर्षों का जो समूह होता है दोस्तों, यह क्या कहलाता है, दशक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 वर्षों का समूह ऐसे दशक कहलाता है, ठीक है। अब शताब्दी है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं दशाब्दी किसको कह सकते हैं, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, दशाब्दी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो 87 है इसका आंसर होगा दशाब्दी। वैसे इसको बोलते क्या बोलते हैं दोस्तों, दशक बोलते हैं, ठीक है। शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। शताब्दी 100 वर्षों की अवधि हो गया। सहस्त्राब्दी क्या होता है कि 1000 वर्षों की अवधि जो होती है वह सहस्त्राब्दी होती है, ठीक है। और दशाब्दी क्या हो गया, 10 वर्षों का समूह दशक या दशाब्दी कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 88वां कि हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है, यानी कि हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को आभूषणों की जरूरत नहीं, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, याद रखना दोस्तों, क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका अर्थ आप लोगों को याद रखना है, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। अब देखिए, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है। तो क्या है, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने क्या है, पुस्तक को पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल दोस्तों यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। क्या है, आसन्न भूतकाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देखिए, भूतकाल दोस्तों ये जो टाइप होते हैं ना, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि काल से संबंधित प्रश्न हो गया, और या इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि आसन्न भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, या आप ये कह सकते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसने पुस्तक पढ़ी है, हाँ उसने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो आसन्न भूतकाल ही आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, या आप ये कह सकते हैं कि उसने पुस्तक पढ़ी है, मतलब ये भी कह सकते हैं आप यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल का भी ये उदाहरण बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर मतलब पूर्ण वर्तमान काल आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आपका कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। और उसी को आसन्न भूतकाल भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। कि मतलब जिस क्रिया, या आप ये कह सकते हैं आसन्न भूतकाल का मेन मतलब क्या होता है कि क्रिया के अभी अभी या अभी कुछ देर पहले ही जो क्रिया पूरी हुई है, जैसे कि उसने पुस्तक पढ़ी है तो अभी थोड़ी देर पहले उसने ये सब कुछ किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और उसने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्णता का भी बहुत हो रहा है, कि कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का जहाँ पे पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। तो अभी निकट में ही यह कार्य पूरा हुआ है कि मैंने अभी खाया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका आसन्न भूतकाल होगा, जो कि कार्य या क्रिया के पूर्ण होने का अभी अभी या निकट का समय बताता है, वहाँ पे क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो बहुत अतीत में हुआ है या पुराना हुआ है, वहाँ पर अगर किसी भी कार्य में संदेह प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। तो ये आपका कुछ पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना। तो आसन्न भूतकाल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है इसमें से, चलना, उड़ना, भागना या फिर चलवाना। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या है, चलवाना है, ठीक है। जैसे कि चलना, उड़ना, भागना, चलना, उड़ना, भागना, ये क्या है, मेन मुख्य क्रियाएं मानी जाती है। जबकि दोस्तों चलवाना क्या है, आपका क्या है, प्रेरणार्थक यहाँ पे क्रिया है। अब देखिए दोस्तों, क्रिया क्या होती है, जिससे हमें क्रिया या कार्य के होने का या करने का बोध होता है, वह क्रिया होती है, ठीक है। अब क्रिया भी अलग अलग प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया, ये सब कुछ, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं से ना कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वहाँ पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि चलवाना, चलना से क्या होता है, चलवाना, उड़ना से क्या होता है, उड़वाना, भागना से क्या होता है, भगवाना। ऐसी
काटना से क्या होता है कटवाना, करना से होता है क्या करवाना। तो यह सभी आपकी क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है। जहाँ पे कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो चलवाना यहाँ पे क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दोहा किस प्रकार का छंद है दोस्तों। तो दोहा आपका क्या होता है मात्रिक छंद होता है। आपको याद रखना है दोहा क्या होता है मात्रिक छंद होता है। यह प्रश्न बहुत कॉमन सा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वैसे आपके सिलेबस में दोहा छंद और दोहा नहीं है दोस्तों, लेकिन तब भी आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ठीक है, दोहा क्या होता है मात्रिक छंद होता है और इसे अर्धमात्रिक छंद भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, दोहे में दोस्तों कितने मुख्यतः इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें विषम चरणों को प्रथम या तृतीय चरण जो होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण जो कि दूसरे और चौथे चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सम चरणों के अंत में एक गुरु मात्रा और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लालटेन किस भाषा का अपभ्रष्ट रूप है। संस्कृत का, फारसी का, तुर्की का या फिर अंग्रेजी का। तो लालटेन दोस्तों आपका क्या है अंग्रेजी भाषा का अपभ्रष्ट रूप है। ठीक है, लालटेन अंग्रेजी में लालटेन कहा जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, रेडियो, पेन पेंसिल, स्टेशन, कार, कंप्यूटर, ट्रेन, ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल, ये सभी क्या आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो लालटेन शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और ये शब्दों से प्रश्न संबंधित प्रश्न दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का दोस्तों जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक का भाव। किसका शोक होता है। ठीक है, इस रस में कोई अपने का विनाश या अपने का वियोग या प्रेमी से बिछड़ जाने या दूर चले जाने या दुख या वेदना, किसी की मृत्यु, यह सब कुछ हमारा क्या होता है करुण रस में परिवर्तन मतलब व्यक्त किया जाता है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक का भाव, इसमें करुण रस में होता है। ठीक है, जबकि दोस्तों क्रोध का भाव अगर देखा जाए तो जो क्रोध का भाव होता है आपका वह रौद्र रस में होता है। जो क्रोध का भाव है वह क्या है रौद्र रस में होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो भय का भाव होता है दोस्तों वह भयानक रस में भय का भाव होता है। ठीक है, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं वैराग्य या आप ये कह सकते हैं कि जुजुप्सा। ठीक है, तो वैराग्य का जो भाव या जुजुप्सा का जो भाव होता है वो विभत्स रस में होता है। ऐसे ही श्रृंगार रस होता है दोस्तों, श्रृंगार रस का जो भाव होता है वह रति का भाव होता है। हास्य रस में हास का भाव होता है। ठीक है, क्रोध में क्रोध में रौद्र रस का भाव होता है और भय में भयानक रस का भाव होता है। निर्वेद दोस्तों, निर्वेद प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निर्वेद का भाव जो होता है वह शांत रस में होता है। तो इस प्रकार के पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए कि कौन सी इसमें से लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढावे, रंग में भंग पड़ना, तिल का ताड़ बनाना या अंधेरे में तीर मारना। तो घर का भेदी लंका ढावे इसी क्या दोस्तों लोकोक्ति है। और घर का भेदी लंका ढावे जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है आपसी फूट के कारण भेद खोलना। तो लोकोक्ति दोस्तों लोक धनोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनकर बना होता है जिसे कहावते नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लोकोक्ति आपका क्या है संस्कृत भाषा का शब्द है और मुहावरा आपका क्या होता है अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, घर का भेदी लंका ढावे ये दोस्तों लोकोक्ति, जबकि रंग में भंग पड़ना, तिल का ताड़ बनाना और अंधेरे में तीर मारना ये क्या है दोस्तों आपके ये आपके मुहावरे हैं। रंग में भंग पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है विघ्न या फिर बाधा डालना। ठीक है, अंधेरे में तीर मारना का मतलब क्या होता है कि अनुमान से कोई काम करना। ठीक है, या अनुमान मारना अनुमान के हिसाब। तिल का ताड़ बनाना का अर्थ क्या होता है छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा आपका देशज शब्द है। शकुन, सर्प, क्षण या फिर अक्खड़। तो देशज जो देश में उत्पन्न हुआ है दोस्तों अक्खड़ हमारा यहाँ पे देशज शब्द होता है। ठीक है, जबकि जो आपका ये शकुन है दोस्तों यह तत्सम भाषा का शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है सगुन। सर्प आपका तत्सम भाषा का शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है सांप। और क्षण आपका तत्सम शब्द है दोस्तों और इसका जो तद्भव होता है वो होता है छिन्न। ठीक है, याद रखना है। और जिसके जो देश में उत्पन्न हुआ हो यानी कि जिसकी उत्पत्ति का मूल पता ना हो वहाँ पे देशज शब्द हो जैसे कि अक्खड़ हो गया, लोटा हो गया, डोंगा हो गया, डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गया, तेंदुआ हो गया, खिड़की हो गया, पगड़ी हो गया, यह सभी आपके क्या है देशज शब्द होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हुतासुन, कृषाणु, यातुधान या फिर वैश्वा नर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो यातुधान दोस्तों आपका इसमें से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या यातुधान। ठीक है, जबकि हुतासन, कृषाणु और क्या वैश्वानर ये आपके क्या है दोस्तों अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों ज्वाला, दहन, आग, प्रज्वलन, अनल, शुचि, धूमकेतु, पावक ये आपके क्या है अग्नि के पर्यायवाची हैं। जबकि जो यातुधान दोस्तों यह किसका असुर का पर्यायवाची शब्द होता है। असुर, निश्चिचर, रजनीचर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रात्रिचर, राक्षस यह सभी आपके दैत्य या फिर असुर के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। याद रखना आपको। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवतरुण शिक्षा पाते हैं, या हमारे यहाँ शिक्षा नवतरुण पाते हैं। तो हमारे यहाँ दोस्तों नवयुवक शिक्षा पाते हैं, आपका क्या होगा यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा क्या, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो तरुण होता है ना, तरुण, तो तरुण का अर्थ भी नवयुवक ही होता है। ठीक है, तो तरुण का जब खुद ही अर्थ नवयुवक, युवक या युवा या जवान होता है, तो यहाँ हमारे यहाँ तरुण नवयुवक शिक्षा पाते हैं, दोबारा यहाँ पे पुनरुक्ति होती है। हमारे यहाँ नवतरुण, अब ये भी वही है, नवतरुण एक ही बात है, नवयुवक या नवतरुण, यहाँ पे शिक्षा नवतरुण पाते हैं, नव मतलब नए, तरुण मतलब, तो तरुण का अर्थ ही नवयुवक होता है। तो फिर यहाँ पे कोई मतलब सही जो वाक्य होता है हमारा शुद्ध वाक्य, वह हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, यह होगा। ठीक है, याद रखना आपको। और वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आपको याद रखने होते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है, नौनिहाल, ससुराल, भतीजा या फिर मामा। तो कौन सा संबंधवाचक नहीं है दोस्तों पूछा गया। ठीक है, तो नौनिहाल दोस्तों हमारा क्या होता है यहाँ पे संबंधवाचक शब्द नहीं है। ठीक है, तो नौनिहाल नहीं होता है, नौनिहाल की जगह पे क्या होता है, ननिहाल होता है। ठीक है, तो नौनिहाल संबंधवाचक संज्ञा नहीं है, इसकी जगह पे क्या होता है, ननिहाल होता। तो माता का जो घर होता है या माता का जो मायका होता है उसे नैनीहाल बोलते हैं। ठीक है, ससुराल अपना जो ससुराल होता है जहाँ आपकी शादी होती है वो ससुराल, भतीजा अपना संबंध प्रकट कर रहा है, मामा, मामा भी संबंध प्रकट कर रहा है, जबकि नौनिहाल संबंध प्रकट नहीं करता है, ननिहाल इसकी जगह पे होना चाहिए था। तो संबंधवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, नौनिहाल नहीं है, याद रखना है दोस्तों आपको। तो संबंधवाचक संज्ञा क्या होती है आप लोगों को याद रखना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध या रिश्ते का बोझ जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हमारी संबंधवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि माता पिता, बहन, दादा दादी, मामा मामी, ये सब कुछ क्या होता है संबंधवाचक में होते हैं। ठीक है, जबकि जो नौनिहाल है दोस्तों, ये नौनिहाल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कम उम्र का होनहार शिशु। ठीक है, या पौधा भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आंख रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आंख रखना जो मुहावरा है दोस्तों, इसका आपका अर्थ होता है आंख दिखाना, आंख मिचौली खेलना, निगरानी रखना या फिर आंख मिलाना। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वह है निगरानी रखना। तो आंख रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, निगरानी रखना, याद रखना है। ठीक है आपको। और आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है, तो आंख दिखाना जो खुद एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गुस्से में दिखना। ठीक है, आंख मिचौली खेलना, छिपन छुपन छिपाई खेलना या छुपना। ठीक है, आंख मिलाना क्या होता है, परस्पर देखना। और आंख रखना का अर्थ क्या होता है, निगरानी रखना, कि मेरे ऊपर आंख रखना, मतलब कि मेरे ऊपर निगाहें रखना। ठीक है, अगला और दोस्तों आज का आपका या इस टेस्ट सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो यूकेपीएससी 8 का पेपर था, कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य के काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको, भक्ति काल को। और यह मुख्यतः दोस्तों भक्ति काल 1343 ईस्वी से संवत 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी संवत तक यह चला था। और विक्रम संवत में बात करें तो दोस्तों 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक यह चला था। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना जाता है और समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं हमें भक्ति काल में ही प्राप्त होती हैं। इसी कारण दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, भक्ति युग की दोस्तों मुख्यतः हमें दो काव्य धाराएं देखने को मिलती है, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में भी दोस्तों उसकी दो प्रकार होते हैं, एक होती है रामाश्रयी शाखा और दूसरा होती है जो कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, तो भक्ति काल में देखिए सगुण भक्ति में क्या होता है, जो ईश्वर के सगुण रूप को यानी कि रूप को मानते हैं, ईश्वर के रूप को मानते हैं, वो होते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा में। जैसे कि रामाश्रयी शाखा जो राम के संबंध में लिखते हैं या रचनाएं करते हैं, वो रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। जो कृष्णाश्रयी शाखा में जो कृष्ण के लिए लिखते हैं वो कृष्णाश्रयी शाखा में होते हैं। ऐसी निर्गुण भक्ति काव्य धारा में क्या होता है, जो ईश्वर के निर्गुण रूप की कल्पना करते हैं, यानी कि कहते हैं ईश्वर निर्गुण है। ठीक है, निर्गुण रूप की कल्पना करते हैं, यानी कि उनके शरीर रूपी की कल्पना नहीं करते, निर्गुण रूप की कामना करते हैं। तो निर्गुण भक्ति में भी दोस्तों एक ज्ञानाश्रयी शाखा होती है, एक प्रेमाश्रयी शाखा होती है। ठीक है, तो ये आपका भक्ति काल का आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों आपको किसी युग को स्वर्ण युग कहा था, भक्ति काल। ठीक है, अब दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। जबकि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था, तो स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था श्याम सुंदर दास के द्वारा। ठीक है, जबकि भक्ति काल को भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और भक्ति काल को लोक जागरण का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन आज पूरे हो जाते हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों आपके और एग्जाम पेपर सॉल्व कराने हैं या नहीं कराने हैं ये भी
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हिंदी के ऐसे ही प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके रिवीजन की दृष्टि से वह एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे उत्तराखंड और हिंदी का भी दोस्तों टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के बैच चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।